यदि मैं आपसे कहूँ कि ऐसे भी म्यूचुअल फंड हैं जो फंड मैनेजर के दिमाग पर नहीं बल्कि मार्केट पर भरोसा करते हैं, न स्टॉक चुनने की टेंशन, न फंड मैनेजर बदलने का डर, लेकिन इसके बावजूद लाखों निवेशक इस तरह के फंड को पसंद कर रहे हैं और इसी को कहते हैं हम इंडेक्स फंड। तो इसका मतलब क्या यह समझा जाए कि भविष्य जो है इंडेक्स फंड में ही है या इसमें कुछ कमियां भी हैं? आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसी बात पे। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सविन चैनल। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फंड की। इंडेक्स फंड को समझने के पहले हमें इंडेक्स समझना जरूरी है। इंडेक्स मार्केट का रिपोर्ट कार्ड है। मार्केट में कई तरह के इंडेक्स होते हैं। उदाहरण के तौर पर निफ्टी 50, निफ्टी 100 टीआरआई, निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई, निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई, निफ्टी 500 टीआरआई, ये कई तरह के इंडेक्स होते हैं। हम उदाहरण के लिए यदि निफ्टी 50 की बातें करें, निफ्टी 50 का मतलब हम बात कर रहे हैं निफ्टी की 50 बड़ी कंपनियों की। और यदि हम कहते हैं कि आज निफ्टी 50 ने 2% का परफॉर्मेंस दिया, यानी आज का इंक्रीज 2% रहा, इसका मतलब जो 50 कंपनियां हैं निफ्टी 50 में उनका औसतन परफॉर्मेंस 2% रहा। औसतन परफॉर्मेंस वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूं कि जो भी 50 कंपनियां निफ्टी 50 में हैं उनका वेट बराबर नहीं, उनका वेट अलग अलग है। हो सकता है कोई कंपनी ने 1% का परफॉर्मेंस दिया हो, किसी ने 3% का दिया हो। अब बात करते हैं इंडेक्स फंड की। इंडेक्स फंड इंडेक्स की पर्टिकुलर इंडेक्स की हूबहू नकल करता है। साधारण शब्दों में इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यदि आपने मिड कैप के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपके पैसे का एलोकेशन मिड कैप सेगमेंट के 150 स्टॉक्स में ही होंगे और वो वेट के हिसाब से होंगे जो वेट उन्होंने एलोकेट किया। और जैसे मैंने बताया कि इसका वेट बराबर नहीं होता है, इसका वेट स्टॉक के हिसाब से अलग अलग होता है और उसी हिसाब से आपके उस फंड का एलोकेशन होगा जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि इंडेक्स फंड करीब करीब उस पर्टिकुलर इंडेक्स के रिटर्न के बराबर देता है। हालांकि कुछ ट्रैकिंग एरर तरह की कुछ चीज़ें होती है जिसमें थोड़ा सा कम हो, लेकिन ये थोड़ा सा कम का मतलब थोड़ा सा ही कम होता है, ऑलमोस्ट ये बराबर रहता है। अब बात करते हैं इंडेक्स फंड के एडवांटेज पे। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें टोटल एक्सपेंसेस रेशियो काफ़ी कम होते हैं। टोटल एक्सपेंसेस रेशियो कम होने का मतलब रिटर्न जो है बेहतर होता है। और ये इस टोटल एक्सपेंसेस रेशियो इसलिए कम होते हैं, इसमें रिसर्च करने की संभावनाएं नहीं है। मालूम है आपको कि 150 स्टॉक में या 100 स्टॉक में उसके वेट के हिसाब से एलोकेट करना है तो फंड मैनेजर को अधिक मेंटल एक्सरसाइज नहीं करना पड़ता है, नहीं कुछ अधिक रिसर्च करने पड़ते हैं, इसीलिए इसका एक्सपेंसेस रेशियो काफ़ी कम होता है। उदाहरण के तौर पर देखें, यदि एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड की बातें करें तो इनका टोटल एक्सपेंसेस रेशियो 0.48% है। वहीं एसबीआई के जो लार्ज कैप है, निफ्टी जो है लार्ज कैप का इंडेक्स है, तो एसबीआई लार्ज कैप का जो टोटल एक्सपेंसेस रेशियो है वो 1.5% है। इसका मतलब कि इंडेक्स फंड से करीब करीब 3 गुना अधिक है एक्टिव फंड का। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है ट्रांसपेरेंसी। जैसे मैंने बताया कि आपने मिड कैप के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है, इसका सिंपल मतलब इतना ट्रांसपेरेंट है कि आपको ये पता है कि 150 स्टॉक्स में आपके फंड एलोकेट हो रहे हैं और एलोकेट होने का प्रोपोर्शन जो है वो उसी हिसाब से होगा जो निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई का एलोकेशन है। सो ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। कहीं आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इसमें अधिक हो गया, इसको करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए, इसमें कम हो गया, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट। तीसरा है कि फंड मैनेजर बदलने का कोई कहानी नहीं है इसमें। फंड मैनेजर बदल जाए तो बिकॉज हमें वही 150 फंड में इन्वेस्ट करने हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मिड कैप का। यदि आपने निफ्टी 100 में किया है, निफ्टी 50 में किया है तो 50 या 100 स्टॉक्स में आपके एलोकेशन होंगे। तो फंड मैनेजर बदल जाए तो उसी 150 कंपनी में उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से एलोकेट करना है, उसी के हिसाब से रीबैलेंस करना है उसको। लेकिन एक्टिव फंड में इसका बहुत सारा इंपैक्ट पड़ता है। एक्टिव फंड में यदि फंड मैनेजर बदल जाए तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बदल जाती है। हो सकता है कि किसी फंड मैनेजर का माइंडसेट कुछ और हो और जो इसके पहले जो फंड मैनेजर था उसका माइंडसेट कुछ और था, तो उसमें चांसेस है कि फंड मैनेजर बदलेंगे तो उसके रिटर्न में काफ़ी प्रभाव होता है। लेकिन इंडेक्स फंड में इंडेक्स फंड में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिकॉज कि एलोकेशन क्या करना है और कितना करना है ये फिक्स है उस पर्टिकुलर सेगमेंट के हिसाब से। इसलिए फंड मैनेजर बदल भी जाए तो इसके रिटर्न में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। चौथा है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन जैसे बताया हमने कि मिड कैप के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है तो डाइवर्सिफिकेशन 150 फंड में आपके पैसे लगेंगे और ये 150 फंड डिफरेंट सेक्टर्स के हो सकते हैं। तो अपने आप आपके पैसे है वो डाइवर्सिफाई हो रहे हैं। जबकि एक्टिव फंड में
हो सकता है कि मिड कैप में आपने लगाया 150 के बदले उन्होंने 100 में ही इन्वेस्ट किया हुआ हो सकता है 100 के बदले 50 में इन्वेस्ट किया हो, किसी और भी एलोकेशन अधिक कर दिया हो, किसी में कम कर दिया हो। ये संभावनाएं होती हैं एक्टिव फंड में, लेकिन पैसिव फंड में यानी इंडेक्स फंड में ऐसी कोई संभावना नहीं। जो फिक्स है उसी हिसाब से फंड मैनेजर आपके फंड को एलोकेट करेगा। पांचवा है कि लॉन्ग टर्म में यदि वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड काफ़ी बेहतरीन है। ऐसा देखा गया है लंबे समय में जो इंडेक्स फंड का रिटर्न है वो उस पार्टिकुलर सेगमेंट के इक्विटी एवरेज से अधिक रिटर्न है। यदि हम बात करें पिछले 10 वर्षों के CAGR की लार्ज कैप में, तो इंडेक्स का जो CAGR 12.54% है, जबकि लार्ज कैप के एक्टिव फंड का एवरेज CAGR 11.67%। यदि बात करें मिड कैप की तो इंडेक्स फंड का 18.12% है, जबकि एक्टिव फंड का 16.0% है। और स्मॉल कैप का, हालांकि स्मॉल कैप में इंडेक्स फंड का कम है, 15.35% है और एक्टिव फंड का 16.84% है। इस हिसाब से हमें लगता है कि लंबे समय में यदि वेल्थ क्रिएट करना है तो एक्टिव फंड से बेहतर है आपको इंडेक्स फंड को चूज करना। ये सारी इसकी खूबियाँ थी, एडवांटेज थे, लेकिन जनाब ऐसा नहीं है कि इसमें केवल खूबियाँ भी हैं, इसमें कमियाँ भी हैं। सबसे बड़ी कमी है कोई पार्टिकुलर सेगमेंट यदि गिरता है, यदि मिड कैप की बातें जैसे मैं कर रहा था, मिड कैप सेगमेंट यदि गिरा है तो निश्चित रूप से मिड कैप सेगमेंट के इंडेक्स फंड का भी रिटर्न गिरेगा। इस पोजीशन में हो सकता है यदि एक्टिव फंड में आपने इन्वेस्ट किए होते तो, और यदि फंड मैनेजर स्मार्ट होता तो हो सकता है कि मिड कैप सेगमेंट गिरा हो, लेकिन वो पार्टिकुलर मिड कैप सेगमेंट का जो फंड है, एक्टिव फंड है, उनका रिटर्न इंडेक्स फंड से बेहतर हो। ये डिपेंड करता है कि फंड मैनेजर की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है और वो कितना स्मार्टर रोल प्ले करता है। दूसरी कमियां है कि ये मार्केट को कभी बीट नहीं कर सकता। यदि इंडेक्स, जैसे हमने बताया कि लार्ज कैप के इंडेक्स का रिटर्न 12.54% है, तो किसी भी हालत में लार्ज कैप के इंडेक्स फंड का रिटर्न 12.54 से अधिक नहीं हो सकता। जबकि एक्टिव फंड में यदि कोई फंड लगातार अच्छा प्रदर्शन करता है तो वो इंडेक्स से काफ़ी बेहतर रिटर्न देने की संभावनाएं रखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हो सकता है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल एक्टिव फंड लगातार अच्छा प्रदर्शन दे, लेकिन लगातार 10 वर्षों तक वो अच्छा प्रदर्शन कोई भी एक्टिव फंड देगा, इसकी संभावनाएं काफ़ी कम है। हालांकि ऐसा होता है, लेकिन इसकी संभावनाएं काफ़ी कम है और वैसे फंड को सिलेक्ट करना ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क है। अब चर्चा करते हैं कि आखिर इंडेक्स फंड किन लोगों के लिए सुटेबल है। सबसे पहले सूटेबल है बिगनर के लिए, जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में आइडिया ठीक से नहीं है। वो चाहते हैं कौन सा ये फंड लूँ, वो फंड लूँ, और यदि उन्होंने सेगमेंट चूज़ कर लिया है तो बेहतर है कि वो उस सेगमेंट के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। दूसरा है कि जो SIP करना चाहते हैं लंबे समय, चूँकि SIP हमेशा लंबे समय के लिए होता है, ओवर द पीरियड होता है, तो SIP करने वालों के लिए इंडेक्स फंड काफ़ी बेहतरीन एवेन्यूज़ है। तीसरा है कि लॉन्ग टर्म के लिए यदि इन्वेस्ट करना चाहते, जैसे मैं बताया कि लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड हमेशा एक्टिव फंड के एवरेज से बेहतर रिटर्न देता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है आपको तो बेहतर है कि आप इंडेक्स फंड को चूज़ करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि यदि आपको फंड चुनने में कन्फ्यूज़न है तो इंडेक्स फंड सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि अच्छा लगे इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें, और यदि आपको लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो आपको पहले से नहीं पता थी या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं हूँ, नहीं मेरे पास MFI के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, नहीं मैं सेबी के कोई एग्ज़ाम इस कॉन्टेक्स्ट में पास किए हुए हैं, नहीं मेरे कोई वेबसाइट है, नहीं मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई क्लासेस इन्वेस्टमेंट या टैक्सेशन पे चला कर। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचार से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें। थैंक यू।